नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप फिर उसी चिरपरिचित परिचित चेहरे को देख रहे हैं जो प्रारब्ध के इस मंच पर अपनी गहन राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, आशीष कुमार अंशु। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, देखिए, आप बिहार से आते हैं, इसलिए बार बार आपके एनसीआर में होने के बावजूद और पूरे भारत में पैन इंडिया जो आपकी गहन दृष्टि है उसकी जानकारी रहने के बावजूद भी आप मुझे कम से कम इस बात का श्रेय दे सकते हैं कि मैं बार बार आपको चाहे अनचाहे आपके गृह प्रदेश बिहार की तरफ की यात्रा कराता हूं, वर्चुअली ही सही। आशीष जी, 2024 सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यानी 2025 के कैलेंडर में बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनाव अभी आगे हैं, हम चुनावी चर्चा कोई कर नहीं रहे और करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन एक ऐसी बात जरूर हुई है बिहार में जिसको कि काफी दिनों के बाद बिहार एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म से और एक सकारात्मक भाव से चर्चा में रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार विजिट की और उनके बिहार समागम की। मेरा जो आकलन है, मैं जो महसूस करता हूं कि बहुत दिनों के बाद या ये कहिए कि कई सालों के बाद या तमाम सालों के बाद बिहार में एक हिंदू संत ने समागम मात्र करके, जिसका कि राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन बिहार की वो जो पतीला है जहां सरोकार जहां पकते हैं, जहां राजनीतिक चिंताएं पकती हैं, जहां समाज की चिंताएं पकती हैं, वहां थोड़ी सी और आग लगाई है और वो आंच इतनी तेज हुई है कि अब बिहार का समाज और बिहारी जो पूरी जनसंख्या है वो बिहार को लेकर कुछ कुछ सकारात्मक सा सोचने लगी है। क्या समझते हैं आप? चलिए, सबसे पहले तो आप जो बता रहे थे कि मैं बार बार बिहार की तरफ आ जाता हूँ। दिल्ली के अंदर तो जो ये बलिया, देवरिया, गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो तो खुद को उत्तर प्रदेश बोलते भी नहीं है। हाँ, और कभी गलती से वो बोल दे कि उत्तर प्रदेश के हैं तो सामने वाला खुद ही कह देता है कि बिहारी हो, पहचान छुपा रहे हो। तो ये बड़ा आम है। इसीलिए आपकी पहचान हमारा जो एक छोटा सा समाज है दिल्ली में, उसके बीच तो बिहारी की ही है। बाकी आप खुद को उससे अलग करके देखते हैं तो ये भी अच्छी बात है। ये भौगोलिक सीमा का सम्मान है। बिल्कुल। अब आते हैं हम धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बिहार में आकर किया क्या, यही सवाल है ना आपका? जी बिल्कुल। बिहार के अंदर जहां पर शासन पूरी तरह फेल हो गया, फेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बिहार का शासन है उसका अगर मुखिया किसी को माने तो सबसे बड़ा मुखिया तो नीतीश जी ही है बिहार के। आप सोचिए, वो लगातार दरबार लगाते हैं नीतीश जी, और बहुत ही दुख के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नीतीश जी अपने दरबार में फोन करते हैं कि ये काम कर दो, और लगभग आधा काम नीतीश जी के कहने के बावजूद नहीं होता है। कई लोग तो 2 बार 3 बार आते हैं कि सर मैं 2 बार पहले आ चुका हूं, तीसरी बार आया हूं, बिल्कुल, फिर भी काम नहीं होता उनका। तो ऐसी स्थिति में बिहार किसके भरोसे? बिहार है भगवान के भरोसे। और जब धीरेन्द्र जी आए बालाजी का आशीर्वाद लेकर, तो हर आदमी को लगा कि इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे रह के बिहार में जी पाना तो बहुत मुश्किल है। अब भगवान का सहारा है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। आप सोचिए, अभी मैं पटना की एक कहानी देख रहा था, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। एक बच्ची है 20-21-22 साल की, वो कोई स्टार्टअप वहां शुरू किया उसने। अभी कुछ ही दिन हुए, 2-4 महीने काम ही शुरू किया था, उसके पास पैसा वसूली के लिए चिट्ठी आने लगी। उसने वीडियो फुटेज, वसूली की डिमांड करने वाले का नाम और पता, मोबाइल नंबर, सबका सब थाने में दे दिया और थाने से कोई कार्रवाई नहीं। आप सोचिए, जब ऐसे हालात में बिहार में कौन जाकर काम करना चाहेगा, निवेश करना चाहेगा? आज मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आईआईएम और आईआईटी के लोगों को हायर कर रही है कि अधिक से अधिक निवेश आए।
जी। और बिहार की सरकार के गुंडे, निवेशक जो वहां छोटी छोटी पूंजी लेके, अपनी पूंजी लेके लगा रहे हैं, उनको भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को तो भगवान का ही सहारा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़ना ये कोई चौंकाने वाली घटना नहीं थी, जी। ये बहुत सामान्य सी बात है। इस बात में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस पूरे आयोजन में, धीरेन्द्र जी के आयोजन में, जिससे सरकार में खलबली मची। नीतीश सरकार, राजद की सरकार बेचैन दिखी। वो ये कि बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर छोटी-छोटी बातों में भी लोगों की जाति निकाल ली जाती है। बिहार की सरकार जिसकी जिसकी कोई रुचि नहीं है वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्राइम नियंत्रित हो रहा है, नहीं हो रहा, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसकी भी जात में 30 साल शासन चलाया इन्होंने, अब जात गिनने में इनकी रुचि जगी है। ऐसी स्थिति में जब बागेश्वर सरकार वहां पहुंचते हैं बिहार, अवनीश जी, वहां हर जाति के लोग आए थे, हर संप्रदाय के लोग वहां मौजूद थे। जी। और आप ये सुन के थोड़ा एक सुखद आश्चर्य होगा कि सिर्फ हिंदू समाज के नहीं, वहां मुस्लिम समाज के भी लोग थे, वहां क्रिश्चियन समाज के भी लोग थे, और वहां सिर्फ बिहार के नहीं, वहां असम से भी लोग आए थे, बंगाल से भी आए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए थे, झारखंड से भी आए थे, उड़ीसा से भी लोग आए थे। जी। तो ये विचार करने वाली बात तो थी बिहार की सरकार के लिए, राजद के लिए, जदयू के लिए। उन्होंने जाति का जो अफीम खिलाया है पूरे बिहार को, उनको लग रहा था ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का युवक उस अफीम के नशे से लोगों को बाहर निकाल कर कोई दूसरा नशा उनको दे रहा है, जो जिसमें उनके अफीम की काट है। बड़ी बात आपने बोली। और एक जो ये आपने सूत्र बताया ना, मैं इसी को सकारात्मक संदेश की बात कर रहा था, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समागम के बाद बिहार से निकली है। और बिहार हमेशा ही नेतृत्व करने वाली धरती रही है। तो निश्चित रूप से अगर कोई नया युग्म पैदा होता है, कोई नया भाव पैदा होता है, तो वो भी आगे बिहार के रास्ते आगे बढ़ सकता है, पूरे देश तक जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने ये कही कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातीय बिसातों पर बिछी रहती है, वो तोड़ने का काम किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। अब ये जो जाति टूटने की जो एक बेचैनी है, वो किस तरीके से नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो उप मुख्यमंत्री, या उनके भाई तेज प्रताप, जो कि कुछ ज्यादा ही मुखर दिखे इस समागम बागेश्वर का धाम का जो पूरा समागम था उसके विरोध में, वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। दरअसल क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी जमीन बन रही है जहां बिहार भी और बिहार के मतदाता भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी जो परिवर्तन हुए हैं, इलेक्टोरल जो यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसके मार्फत जातियों के जकड़न से निकलने की योजना बना रहा है, जन योजना बन रही है मैं कहूं तो? देखिए, अब जब इस तरह की बात करते हैं बहुत कठिन होता है, हम कोई बात, एक बहुत ही सामान्य सी कोई बात या कोई फॉर्मूला सामने रखते हैं। लेकिन बिहार को जितना मैं समझ पाया हूँ, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि बिहार जाति से बाहर निकल आया है या निकल आएगा। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने की बेचैनी बिहार में दिखती है, क्योंकि आमतौर पर एक बोलचाल की भाषा में हम यूपी बिहार कह देते थे। लेकिन अचानक से ये जो साथ वाला भाई था, जिसको उत्तर प्रदेश कहते थे, वो बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का स्टैंड लिया, जिस तरह की मजबूती दिखाई है, बिहार में वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी अपराधियों का बोलबाला है। अब आते हैं कास्ट पे। बिहार में आपने माई समीकरण खूब सुना होगा। हाँ, मुस्लिम यादवों का गठजोड़ खूब चला। लेकिन अब बिहार के मुस्लिम और यादव, जी अवनीश जी, मुस्लिम और यादव इस बात को समझ गए हैं कि मुस्लिम और यादव समीकरण का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे लालू जी के अपने बेटे, जिनको उन्होंने डीपीएस में पढ़ने के लिए भेजा, वो तो नकारे साबित हुए। उनका पढ़ने लिखने में दिल नहीं लग रहा था। लालू यादव अगर कोई ऐसा स्कॉलरशिप निकालते कि बिहार में हर साल हम 200 यादव बच्चों को डीपीएस में पढ़वाएंगे, तो समझ में आता उनको दूसरे यादव बच्चों की फिक्र है। लालू यादव ये कहते कि मैं कोई एक कंपटीशन करवाता हूं जो बिहार में राजनीतिक तौर से ज्यादा सक्षम दिखेगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा।
तो ये तो नहीं कि उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। तो लोग समझ रहे हैं ये परिवार का कारोबार है ये यादवों का इसमें बहुत भला नहीं है। यादव और मुसलमानों को क्या मिला लालू प्रसाद के सत्ता में होने से? मिला ये कि यादव का बेटा अगर कोई क्राइम करके आता था तो उसको जेल में थोड़ी और थाने में थोड़ी राहत मिल जाती थी। मतलब कुल मिलाकर मुसलमान और यादवों को बिहार में गुंडा बनाने का काम किया राजद और जदयू की सरकार ने। आप अभी भी आंकड़े निकाल के देख लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर एफआईआर मिलेगा आपको तो इन दो समुदाय के बीच लोगों के बीच में मिलेगा। और ये अपराध हुए क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ऊपर लालू जी की सरकार है, ऊपर नीतीश जी की सरकार है। तो जो भी पिता, कोई भी पिता अपने बेटे को अपराधी नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन इस सरकार ने मुसलमान और यादवों के बच्चों को अपराधी बनवाया। आज भी जो लोग जेल से छूटे हैं, नीतीश जी ने ये जो थोड़ा जेल के नियमों में बदलाव किया, आप देखिए उसमें मुसलमान यादव सबसे अधिक दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा ये समुदाय है जिसका अपराधीकरण हुआ है। तो अब ये उस समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा, हमारा बेटा इस सरकार के होने की वजह से या तो वो ब्लॉक में जाके दलाली कर रहा है, थाने की दलाली कर रहा है, या फिर वो जाकर अपराधी बन रहा है। तो कोई भी बाप अगर एक अच्छा आदर्श पिता है तो वो तो ये चाहेगा उसका बेटा कलेक्टर बने, एक अच्छा व्यवसायी बने। व्यवसाय के लिए तो स्थितियां नहीं है वहां पे, और अच्छी शिक्षा नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि आज वहां के लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, साफ सुथरा जीवन जीने की मांग कर रहे हैं। इसमें एक बात और हुई है कि प्रशांत किशोर जी ने पिछले दिनों एक यात्रा निकाली। ठीक है, उसका असर मीडिया में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी बातचीत तो लोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की यात्रा की। क्योंकि वो सवाल जो उठा रहे हैं वो हर आदमी से जुड़ा हुआ है कि नेता अपने परिवार के लिए सोच रहा है, आप जनता है, आप अपने परिवार के लिए क्यों नहीं सोच रहे? आप अपने बेटे के लिए क्यों नहीं सोच रहे? तो मुझे लगता है बड़ा ही सही सवाल है, और इस सवाल से बिहार का मतदाता, बिहार का रहने वाला सीधा सीधा जुड़ पा रहा है। मैं इसमें ही बदलाव की थोड़ी उम्मीद देख रहा हूं। ठीक है, हर आदमी को अपनी जाति पर गर्व करने का बहुत अधिकार है, बस वो सिर्फ इतना करे कि वो किसी और को अपनी जाति की श्रेष्ठता की वजह से नीचा ना देखे। ये भी हो सकता है आपकी अपनी जाति श्रेष्ठ है, मेरी अपनी है, हम दोनों अपनी अपनी जाति का सम्मान करें। बढ़िया। लेकिन मैं बड़ा तू छोटा, मैं छूत तू अछूत, इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार अब इस सोच से निकलने को तैयार हो रहा है। बड़ी बात। आपने प्रशांत किशोर के जन स्वराज यात्रा का जिक्र किया, और उनकी जो गतिविधियां बिहार में पिछले काफी समय से चल रही हैं। हम लोगों ने पहले भी जब बिहार पे बात की है तो प्रशांत किशोर की भूमिका और उनके जन स्वराज यात्रा की भूमिका, सकारात्मक भूमिका मैं कहूंगा, बिहार को जगाने के लिए, वहां के वोटर के मन में नए सवाल पैदा करने के लिए, नई इच्छाएं पैदा करने के लिए, बदलाव का एक माहौल बनाने के लिए काफी, देखिए जमीन पर कुछ भी अगर हो रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ सार्थक असर उस समाज, उस भूगोल पर तो पड़ता ही पड़ता है। आपने पहले प्रशांत कुमार का जिक्र किया, प्रशांत किशोर का जिक्र किया। मैं दरअसल पूछने ही वाला था कि प्रशांत, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो कुछ भी अपेक्षाएं और एक बदलाव की चाहत का भाव जगा रहे हैं बिहार में, या उनकी यात्रा से, उनकी बातचीत से, उनकी राजनीतिक इस अप्रोच से जग रही है, उसको कैपिटलाइज करने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस मोटिवेशन ने किया है, या करेगा, या कर सकता है? नहीं, धीरेन्द्र जी कुछ और कर रहे हैं, प्रशांत किसी दूसरे रास्ते पर है। दोनों कहीं मिलता हुआ, ठीक है, हम थोड़ा सा और विस्तार में जाएं तो शायद कुछ ऐसे बिंदु हो जहां दोनों आपस में मिलते जुलते नजर आए, लेकिन सीधे सीधे तौर पे ये कह पाना थोड़ा कठिन है। हाँ, वैसे मैं आपको बताऊं, प्रशांत जी की यात्रा अभी कुछ समय के लिए विराम लिया है उन्होंने। वो कुछ उन स्वास्थ्य की कुछ उनको असुविधा हुई थी, इस वजह से। लेकिन प्रशांत जी की यात्रा की का जब भी मैं जिक्र करता हूँ, मैं जरूर कहता हूं कि इस देश में एक यात्रा और हुई थी जो इस देश के स्वघोषित कथित युवराज ने की थी। वो 4 महीने में पूरा देश घूम गए थे। 3 महीने या 4 महीने में उन्होंने पूरे देश की युवराज ने यात्रा कर ली थी, आपको याद होगा। और प्रशांत किशोर 6 महीने में बिहार में सिर्फ 4 जिले देख पाए।
प्रशांत किशोर की कुछ प्लानिंग थी ऐसी 1 साल में पूरा बिहार घूम लेने की। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। और प्रशांत किशोर की यात्रा की खास बात ये है कि प्रशांत किशोर पूरी यात्रा पैदल कर रहे हैं। वो बीच में एक बार भी गाड़ी पर बैठे नहीं अपनी यात्रा के बाद। ऐसी यात्रा बहुत कम होती है। और बिहार या वो भारत की जनता सबसे महत्वपूर्ण ये देखती है कि किसी भी काम को करते हुए आप क्या छोड़ रहे हैं, क्या त्याग है आपका और उसके लिए कमिटमेंट कितना है। तो प्रशांत किशोर की यात्रा में जब प्रशांत किशोर आए थे बिहार अपनी यात्रा के लिए, चंपारण से शुरुआत की थी, तब भी मैंने कहा था एक और बिहार में बदलाव की आवाज लेकर एक महिला बिहार में काफी सक्रिय हुई थी। उनका नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी। जी। तो उनका रुख देख के ही लगता था कि वो हवा हवाई है। तो उस वक्त भी मेरी कई लोगों से बात हुई। उस वक्त भी मुझे पूरा भरोसा था कि प्रशांत किशोर पुष्पम साबित नहीं होंगे और प्रशांत किशोर धीरे धीरे अपने बदलाव के काम में लगे हुए हैं। और जहां तक धीरेन्द्र जी की बात है, धीरेन्द्र जी का बदलाव का रास्ता कुछ और है, उनका रास्ता कुछ और है। मतलब प्रशांत जी जहां तक लेकर जाएंगे बिहार के लोगों को, उससे आगे की यात्रा धीरेन्द्र जी की है। बिल्कुल। बड़े संदर्भों में जब मैंने आपसे ये प्रश्न के रूप में पूछा कि क्या प्रशांत किशोर जी की गतिविधि और उनके जगाए हुए भाव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के जगाए हुए में कोई रिश्ता है, तो ठीक है, शुरुआती रिश्ता नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपने भी कहा कि अगर थोड़ा आगे चले, काफी आगे चले, तो जाके कहीं ना कहीं वो सड़क नजदीक होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक चौराहे पे या एक दोराहे पे जाके मिल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी रोचक सी एक मेरे मन में बात आ रही है। कई बार ऐसा होता है आशीष जी कि खेत जो परती पड़ा हो, परती शब्द यानी ऊसर पड़ा हो, जिसमें काफी समय से हल न चला हो, कोई कृषि कार्य न हुआ हो, अगर मान लीजिए उस खेत के मालिक ने, उस जमीन के मालिक ने उसकी बुआई का मन बनाता है और कौन सी फसल काटेगा इसकी कल्पना तक उसको नहीं होती है, लेकिन उसके लिए शुरुआती कदम क्या होता है कि वो वहां पर हल चलवाता है, ट्रैक्टर भेज देता है और वहां के जो घास फूस खरपतवार हैं वो साफ होते हैं पहले फेज में। दूसरे फेज में उसमें कल्टीवेटर और हैरो लगा के उसकी जुताई होती है, मिट्टी पलटती है। तीसरे फेज में डिस्क हैरो लगा के उसको समतल किया जाता है। फिर पाटे का नंबर आता है, यानी उसको बढ़िया से तैयार कर दिया जाता है। तब कहीं जाके ये पता लगता है कि अब कौन सा मौसम है, खरीफ का मौसम है या रबी का मौसम है कृषि का, तो कौन सा बीज डाला जाए। और उस बीज डालने के बाद तब कहीं जाके ये तय होता है कि एक्चुअल फसल काटी क्या गई उस खेत से। तो जब मैं ये कह रहा था कि इन प्रशांत किशोर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उसमें कोई संबंध दिखाई देता है, तो क्या ऐसा लगता है कि बिहार, आपने कहा 4-5 महीनों से प्रशांत किशोर की गतिविधि के बाद बदलाव आ रहा है, प्रश्न उमड़ रहे हैं, बदलाव की तरफ देख रहा है न सिर्फ बिहार में रहने वाले बिहार की जनता, बल्कि वो लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो अपने प्रदेश को देख रहे हैं, अपनी जमीन को देख रहे हैं और बदलाव महसूस कर रहे हैं या बदलाव होना चाहिए। मैं फिर अपना वही सवाल पूछूंगा कि अगर कहीं ये रिश्ते आपस में जाके मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं संबंध बनते हैं दोनों के, तो क्या आप इस जमीन पर ऐसी बुआई के, ऐसे तैयारी के बाद किसी ऐसी सकारात्मक फसल के कटने की उम्मीद कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? नहीं, 25 से पहले तो 24 भी आना है। वैसे प्रशांत जी जो यात्रा कर रहे हैं वो विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। और धीरेन्द्र जी की यात्रा को उसके साथ कहीं से भी जोड़ना या देखना, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को थोड़ा उससे परहेज करना चाहिए। हम धीरेन्द्र जी की यात्रा को अलग से ही बात करें, प्रशांत जी के साथ ना जोड़े, तो हमें लगता है कि हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। प्रशांत जी से बात की थी किसी ने कि धीरेन्द्र जी यहाँ पर आए हैं, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने यही कहा कि जिसको जाना है, ऐसे 50 लोग 100 लोग आते जाते रहते हैं, जिसको जाना है जाए, देखे सुने, इससे क्या फर्क पड़ता है। और इतना फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए जितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बिहार की सरकार थोड़ी बेचैन हो गई और सत्ता का तो स्वभाव होता है ना कि जहां भी कुछ भी ऐसा दिखे, जहां 10 लाख 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाए, 10 लाख लोग इकट्ठा करने के लिए अच्छी सरकारों का सिर का पानी पैरों तक आ जाता है और फिर भी 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं होते। लाख लोग इकट्ठा करने के लिए साल साल भर की मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ धीरेन्द्र जी
को 10 लाख के बाद हाथ जोड़ना पड़ा। और वो तब हुआ जब गांधी मैदान उनको दिया नहीं गया, उनको पटना से 30 किलोमीटर बाहर भेज दिया गया, और वहां नौबतपुर, वहां उन्होंने ये चमत्कार कर दिया। और एक बात तो है कि बिहार के लोगों में बेचैनी है, बिहार के लोग जो बाहर चले गए, अच्छी अच्छी जगहों पे गए, लेकिन बिहार के साथ बिहार का परिचय हमेशा उनके पीछे पीछे गया। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, वो पता नहीं क्यों परहेज भी करते हैं बताने में क्यों बिहार से। तो वो रिक्लेम तो करना पड़ेगा ना, बिहार से आप कब तक छुपाएंगे इस बात को? तो बिहार को बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी लड़ाई ये है बदलाव की, और प्रशांत जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो उस बदलाव के लिए जुड़ रहे हैं। और अगर धीरेन्द्र जी के साथ लोग आ रहे हैं धीरेन्द्र जी के पास, तो वो एक बड़े बदलाव के लिए आ रहे हैं। मतलब अगर मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूं, तो धीरेन्द्र जी के साथ लोग 24 के लिए आ रहे हैं, और प्रशांत जी के साथ 25 के लिए लोग आ रहे हैं। अभी शायद मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा, आप यही सुनना चाह रहे थे शायद। देखिए, जो जमीन बोल रही है वहां के असली तापमान को लाना हमारा आपका काम है। तो मुझे लगता है कि वो तो दर्शक ही, सुनने वाले ही इस बात का निर्णय लेंगे कि हम लोग कितना नजदीक जा रहे हैं सच्चाई के, जो भी होने वाला है। अब आशीष जी, चलते चलते नहीं अवनीश जी, सच्चाई के नजदीक तो 28 तारीख को ही आ रहे हैं ना, जब धर्मदंड संसद में रखा जाएगा। यही तो है धीरेन्द्र शास्त्री, इसी बात के लिए तो वो लगातार यात्रा में है। और मुझे बहुत डर है, बिहार में बहुत डरा हुआ था जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले थे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई भी उल्टा सीधा आरोप लगाया जा सकता था, और उससे सनातन को धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा दिखा के बदनाम किया जा सकता था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस समय यहाँ दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ जानकारी रहती है, इनपुट उनके पास आता है कि क्या होने वाला है या क्या चल रहा है। हाँ, जब गुजरात में स्टिंग हुआ था, उस वक्त भी यहाँ खबर थी कि दिल्ली से 2-4 पत्रकार गुजरात में स्टिंग के लिए गए। उसी तरह उसी वक्त ये बात चल रही थी कि सनातन पे कुछ लोग इस तरह के षड्यंत्र में लगे हैं कि कुछ सन्यासियों को उनका चेहरा, उनका नाम खराब करने की कोशिश में लगे हैं। आप याद कीजिए, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से कई सन्यासियों पे आरोप लगे थे। ये वही दौर था जब ये आशाराम जी जेल गए, और लगातार कई सन्यासी जेल गए। एक को तो भारत छोड़ के जाना पड़ा, दक्षिण भारत के एक सन्यासी को। जी जी जी। और उसके बाद सब बंद हो गया। नहीं, तो वो कौन सा दौर था, और अचानक कैसे सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं होती रही? तो सही बात, इन सब बातों को थोड़ा सोचने का समय। बिल्कुल। और मैं फिर अभी कह देता हूं ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे बहुत डर है कि धीरेन्द्र जी पर भी इस तरह के हमले आने वाले समय में होंगे, क्योंकि वो बहुत सारी आंखों में बहुत चुभ रहे हैं, क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने वालों को जोड़ने वाला पसंद नहीं आता है अवनीश। निश्चित रूप से इस बात में दम है। और मैं तो यहां तक, जब ये समागम हो रहा था बिहार में, तो इस बात को लेकर आशंकित था कि कहीं कोई उसी आयोजन के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा है, उसका लाभ उठा के कोई अराजकता, कोई अफरा तफरी का माहौल, कोई एक्सीडेंट जैसी चीज न क्रिएट करने का प्रयास हो। तो सर मैं आपको बता दूं, वहां पे रविशंकर प्रसाद, गिरिराज जी, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता नहीं मौजूद होते तो निश्चित तौर पे कुछ भी हो सकता था। बिहार के एक बड़े नेता, मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो तो सेना बना के खड़े थे। वो तो लड़ाई के लिए, सामने से लड़ने के लिए तैयार थे, और सेना के वीडियोस रोज डाल रहे थे, और कहते थे सरकार हमारी है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला सरकार हमारी है। जी 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 जी। तो इन सब लोगों की मौजूदगी की वजह से बहुत चीजें संभल गई। क्या पता गिरफ्तारी करवा देते वहां से, बिल्कुल कोई झूठा आरोप लगा के। इस तरह का कुछ भी हो सकता था। तो करवा दिया ना, एनएसए लगा हुआ है मनीष पे। बिल्कुल। क्या ऐसा देश के खिलाफ उसने काम किया आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, बात सही है। यूट्यूबर था ना, छोटा सा यूट्यूबर था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, आपने उस पर एनएसए लगा दिया। जी, बाबा पे भी लगा देते कुछ। निश्चित रूप से ऐसी आशंका तो है, और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आपको अभी भी आशंका है कि आगे इस तरह की डिफेमिंग का कोई प्रयास हो सकता है। अब इसको कंक्लूड करते हुए चलते चलते एक बड़ा हल्का फुल्का सा आपसे सवाल पूछूंगा, जो कि बिहार में इसमें चल रहा है। 24 लोकसभा का चुनाव सामने है, 25 में बिहार का विधानसभा चुनाव है।
नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 24 में मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं 25 में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये क्या लेन देन है कि तू मुझे दे मैं तुझे दूं, या तू मुझे बना दे मैं तुझे बनाऊं, ये क्या समीकरण है? इसको नीतीश बड़े जी जिस जमीन पर खड़े हैं इस वक्त, उसको कुछ लोग खींचने की कोशिश में लगे हैं। और अच्छा। नीतीश जी एक अच्छे नट की तरह टिके हुए हैं उस जमीन पर। जी। हाँ, वो जमीन किस दिन खींच ली जाएगी इसका कुछ अंदाजा नहीं। अभी तो काफी चीजें बदलाव आया है। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, तेजस्वी जी ने बोला मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। ये हालिया बयान हुआ ये कि जब नीतीश जी कह रहे थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भूल गए थे कि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में उस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि नीतीश जी जाए तो हमारा नंबर आए। तो नीतीश जी जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो उनका क्या होगा? जी जी और बिल्कुल। दूसरी बात, नीतीश जी जब सीएम है, इसी बीच में राजद के अंदर से आवाज उठने लगी कि अब तेजस्वी की घोषणा हो जाए। तो ऐसा लग रहा था ये सरकार गिर जाएगी। तभी क्या हुआ कि वो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो छीका टूटा, इनके जो पाप का घड़ा था राजद का वो भरा, जांच शुरू हो गई। इनको लगा कि सरकार में रहते हुए ये स्थिति में है, सरकार में नहीं रहेंगे तो कोई पूछेगा नहीं, तो फिर ये सरकार कंटिन्यू हो गई। तो बिल्कुल देखते बिहार में मैंने बहुत पहले ही आपसे बोला था कि ये जो साल है इसमें 3 चीजें बिहार में खूब देखने को मिलेगी। वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। चलिए, एक गंभीर चर्चा के साथ आपने जो इसका समापन किया है 3 शब्दों के साथ, रिपीटिशन के साथ, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अगली चर्चा आज के लिए आपने डर्टी पिक्चर है सर जी, ये डर्टी पिक्चर है। बिल्कुल, डर्टी पिक्चर से अच्छे भाव भी उपजाए जा सकते हैं, अच्छे विचार भी उपजाए जा सकते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा लिया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज की इस चर्चा को देते हैं यहीं पे विराम। और आपको धन्यवाद करने से पहले मनीष कश्यप पर अगला वीडियो हम आपके साथ करेंगे। तमाम और सारे अपडेट्स हमारे पास हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिस पर मनीष कश्यप पर बात होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा के लिए आपको देते हैं आशीष जी धन्यवाद। और इससे पहले कि आपको नमस्कार करें, प्रारब्ध के सभी दर्शकों से एक बार फिर वही पुराना निवेदन कि अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके निश्चित रूप से ये बताइए, पूरे अधिकार के साथ बताइए कि आप हमसे किस तरह की चर्चाओं की अपेक्षा रखते हैं। तो आइए देते हैं इसी के साथ अंशु जी को धन्यवाद। बस एक बात छोटी सी कि आप जिस तरह मनीष जी के सवाल के साथ खड़े हैं, लगातार खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं, सच में आप और प्रारब्ध दोनों साधुवाद का पात्र है। मैं बिहार की तरफ से आपको साधुवाद कहता हूं इसके लिए। निश्चित निश्चित। और देखिए, ये धर्म होता है जब ऐसे में स्थापित मीडिया के बड़े बड़े लोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के बड़े बड़े ऐसे स्थापित लोग जो उसी बिहार राज्य से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अपनी जबान बंद रखते हैं, तो ऐसे में एक ऐसी बात जो कि सच की बात हो तो उस पर हमारा आपका बात करना बनता है और प्रारब्ध की जिम्मेदारी है। आपके जरिए हम ऐसा कर पाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद जी। तो इसी के साथ करते हैं आज का समापन और आप सभी को नमस्कार।